Yes, welcome back student in my YouTube channel. This is the second part of the fourth chapter of Indian economic development. हमने फर्स्ट पार्ट में जो इस चैप्टर में पढ़ा था वो इंडस्ट्रियल ईयर पॉलिसी रेजुलेशन के बारे में पढ़ा एंड दिस चैप्टर इज गोइंग ऑन. तो इसका जो मैंने पार्ट स्ट्रेटेजिक ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990 आपको पढ़ा दिया था. इट इज़ द सेकेंड एंड द लास्ट पार्ट. ये चैप्टर थोड़ा छोटा था, इसमें हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए एंड टुडे वी विल discuss about development of SSI small scale industries. Let's start, and it is my humble request then kindly subscribe my YouTube channel, press the icon button for further notification and like each and every video. Let's start the second part. डेवलपमेंट ऑफ SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट था, अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट द गोल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने वाली जो पॉलिसी थी, इसके जो मेन गोल्स थे वो क्या था. एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इजीली एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर प्रॉब्लम था. एंड इक्विटी जो होता है मतलब इन्वेस्टमेंट जो है, पैसा कैसे उपलब्ध करवाया जाए, तो इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कम पैसे में स्टेब्लिश हो जाती हैं ये. तो ये दो पॉइंट्स को हमको देखना है कि लोगों के पास पैसा भी तुरंत आता है, उनका इनकम का सोर्स बनता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है टू ब्रॉड डायमेंशंस. इसके दो ब्रॉड डायमेंशंस होते हैं. फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. पहला तो इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन में लार्ज स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, जिसमें अपने पास आयरन, स्टील, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन आता है. टू जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, क्योंकि अगर ये इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो जाती है तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज डेवलप हो जाती हैं और उस बेस पे अदर इंडस्ट्रीज इजीली डेवलप्ड होती हैं. सेकंड जो पॉइंट है, ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिसाइड सोशल जस्टिस. ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करती हैं बिसाइड सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस के साथ साथ मतलब इसमें सोशल जस्टिस भी होता है और जॉब जो अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होती हैं. अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली डिफाइंड एज वन. अभी प्रेजेंट अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेफिनेशन देना हो तो ऐसी इंडस्ट्री जिनमें 5 करोड़ से कम या 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है इस कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. एट द बिगिनिंग ऑफ द प्लानिंग 1951 में जब प्लानिंग स्टार्ट हुआ, इट वाज डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डिड नॉट एक्सीड 5 लाख. मतलब जो 1951 में जो इसका डेफिनेशन था वो कहता है इट वाज डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डिड नॉट एक्सीड, जिनका इन्वेस्टमेंट 5 लाख से ज्यादा नहीं है. और अब कितना हो गया, 5 करोड़. अब लगता दोनों फर्स्ट लुक में एक जैसा ही है, बट इट इज 5 करोड़ और ये 5 लाख है. तो कितना चेंज आया है करंट टाइम में, ठीक, इन्वेस्टमेंट को लेके. तो ये दोनों ही एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. 1951 का पूछेगा तो 5 लाख और करंट पूछेगा, करंट मतलब कोई भी है 2018, 19, 20 दे दे, 21 तक दे सकता है, तो 5 करोड़ आपका आंसर होगा. द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन अचीविंग द गोल्स ऑफ प्लानिंग वॉज अंडर लिंक्ड बाय द कार्व कमेटी. तो इसकी जो गोल्स थे अचीव करने के लिए कमेटी स्टैब्लिश की गई थी, कार्व कमेटी. इट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन. ऑल्सो कॉल्ड विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी. तो इसका दूसरा नाम क्या था, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी. और 1955 का ईयर था. या तो इसके ईयर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर इस कमेटी का नाम. 4 ऑप्शन देंगे, 4 डिफरेंट कमेटीज के नाम होंगे, देन यू हैव टू चूज द करेक्ट वन. तो इसको याद रखना, कार्व कमेटी, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी और ईयर. इन अंडरलाइंड द सिग्निफिकेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन टर्म्स ऑफ देयर 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस. इनकी 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस हैं एज अंडर, जो नीचे दिया गया है. सॉरी, मैं यहाँ पे एक जगह इसको गलत पढ़ गया था, मैं करेक्ट कर देता हूँ. दिस इज अंडरलाइंड है, मैं इसको अंडर लिंक्ड पढ़ गया था ना. यस, तो 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्ट ऑफ एसएसआई. एसएसआई के 3 जो टिपिकल कैरेक्टरिस्ट हैं वो क्या है. नंबर फर्स्ट, एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है क्या है, लेबर इंटेंसिव होती हैं
और ये एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है, मतलब ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड मतलब जनरेट करती हैं, क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट से घर घर में स्टेब्लिश हो जाती हैं। यू कैन सी द पिक्चर, एक जो अपने पास गारमेंट फैक्ट्री में लेबर इंटेंसिव है, कई सारे टेलर यहाँ कपड़ा सिलने का काम कर रहे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनरली कंसीडर टू बी लेबर इंटेंसिव, मतलब यहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की जगह लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है। तो मतलब अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के पर्पज से देखेंगे तो ये वाला जो है अपने पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, वाइल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कैपिटल इंटेंसिव है। टू प्रोड्यूस, वैसे तो दोनों ही लार्ज स्केल स्मॉल स्केल जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं, बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना वो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगी बिकॉज दे आर लेबर इंटेंसिव। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में तो कैपिटल, बड़ी बड़ी मशीनें, रोबोट वगैरह टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन होता है, तो इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दे रिक्वायर लेस लेबर, that is why it is capital intensive. To produce a given output, small scale industry is expected to use more of labor than capital. Small scale में labor ज़्यादा काम आती है capital से, a large scale industry on the other hand use more capital than labor. तो ये क्लियर हो गया पैराग्राफ से। वी इनहेरिटेड एन इकोनॉमी फ्रॉम द ब्रिटिश विच वॉज कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी। अब ब्रिटिश जो के अंडर से हमको जो इकोनॉमी मिली वो कैपिटल डेफिशिएंट थी, मतलब पैसे की बहुत कमी थी। तो हमको आफ्टर इंडिपेंडेंट क्या था, इतना कैपिटल तो था नहीं हमारे गवर्नमेंट के पास, भी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अडेप्ट करें, तो लेबर और हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम थी। तो हमें ऐसी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना था जो लेबर इंटेंसिव हो। तो ये एक मेजर पॉइंट हो जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। एंड अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी, तो हमारे पास लेबर सरप्लस इकोनॉमी थी जो ब्रिटिश लोगों ने हमें दी। अकॉर्डिंगली आवर प्लानर्स राइटली थ्रू ऑफ अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट बाय फोकसिंग ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो हमारे सारे जो पॉलिसी प्लानर थे या लीडर थे, पॉलिटिशियन थे, उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस किया। नंबर सेकंड है एसएसआई शोज द लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज देयरफॉर इक्वलिटी ओरिएंटेड। तो ये भी एक मेजर इसका पॉइंट है कि स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है इनमें लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब ये किसी भी जगह स्टैब्लिश हो जाती है इजीली। दे डू नॉट रिक्वायर्ड अ लार्ज एरिया ओपन स्पेस, ठीक, क्योंकि इसमें कोई बड़ी मशीनें धुआं करने वाली ऐसे नहीं लगती हैं, तो इनको कहीं भी शहर में बीच में छोटे इलाके में लोकेट किया जा सकता है। एंड इज देयर फॉर इक्वलिटी ओरिएंटेड है, तो इसमें इक्वलिटी आती है, मतलब सोसाइटी में जो रिच और पुअर का गैप किसमें कम होता है, जो पुअर लोग हैं इजीली इसको स्टार्ट करके एक छोटे स्केल पे अपना एम्प्लॉयमेंट जो है लिवलीहुड कमा सकते हैं। रेफरिंग टू इंटर रीजनल इक्वलिटी, तो यहाँ इक्वलिटी का जो मतलब था वो इंटर रीजनल इक्वलिटी थी, मतलब क्षेत्रीय समानता, मतलब हर क्षेत्र में हर जगह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आप स्टैब्लिश कर सकते हो। बट लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए तो कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे उसका रॉ मटेरियल का सोर्स उसके पास होना चाहिए, तो अगर रॉ मटेरियल काफ़ी दूर से आता है तो कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगी। जबकि ये जो प्रॉब्लम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल कम चाहिए तो आसपास मार्केट से कहीं भी मिल जाता है। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक भिलाई स्टील और राउरकेला स्टील, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है। इज ऑफन इस्टेब्लिश क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ये जो अभी मैंने बताया, ऐसी बड़ी इंडस्ट्री उस जगह इस्टेब्लिश हो सकती है जहां पे इनका रॉ मटेरियल का सोर्स नजदीक हो। दिस इज बिकॉज रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज वेरी ह्यूज, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब इतने ह्यूज रॉ मटेरियल को लाने के लिए कॉस्ट, अगर दूर से लाएंगे तो कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगी। जैसे भी मैं जयपुर से आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये पास में ही मैं पहले था जहाँ ये अपने अल्ट्राटेक सीमेंट बिरला प्लांट लगा हुआ है, एक गांव में लगा हुआ है। देन व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड देयर, तो मुझे लगा ये इंडस्ट्री यहाँ क्यों लगी है गाँव में, तो मैंने थोड़ी सी इंक्वायरी की तो पता चला रॉ मटेरियल के लिए जो लाइम स्टोन वाला यहाँ माउंटेन पास में ही है, तो रॉ मटेरियल बिल्कुल वहीं वो लाइम स्टोन का जो पहाड़ है उसी के पास इंडस्ट्री स्टैब्लिश है, क्योंकि 80% तो लाइम स्टोन जो है वही काम आता है सीमेंट में। तो दिस इज एन एग्जांपल जो मैंने शेयर किया आपके साथ। इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस प्लेस लीड टू द हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। आगे चलते हैं। SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑन द अदर हैंड शोज लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज देयरफॉर
इक्विलिटी ओरिएंटेड, इसीलिए इसको इक्विलिटी ओरिएंटेड बोलते हैं, भी इसको आप कहीं भी स्टैब्लिश कर लो। कंट्रीब्यूटिंग टू द बैलेंस रीजनल ग्रोथ, इससे रीजनल क्षेत्रीय जो समानता आती है डेवलपमेंट की। जो नंबर 3 इसका पॉइंट है, एसएसआई नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज देयर फॉर इक्विटी ओरिएंटेड। ये इक्विटी ओरिएंटेड है, मतलब इनमें इक्विलिटी आती है कहीं ना कहीं, और हर आदमी के पास इससे पैसा आता है। इसमें लो इन्वेस्टमेंट से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। रेफरिंग टू इक्विलिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब हमारे सोसाइटी में मेजर 3 सेक्शन है, पुअर सेक्शन, मिडिल क्लास एंड रिचर सेक्शन। तो जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात आती है तो ये रिच और पुअर के बीच का जो गैप है, जो गल्फ बना हुआ है, वो उसको कम करते हैं, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से गरीब आदमी भी इजीली कमाता है, उसकी इनकम बढ़ने लगती है। एसएसआई नीड मच स्मॉलर इन्वेस्टमेंट compared to the large scale industries, accordingly it does not lead to concentration of economic power। तो जब ये हर इलाके में स्टैब्लिश हो सकती है इजीली कम इन्वेस्टमेंट से, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री की तरह ऐसा नहीं है कि इसमें इकोनॉमिक जो पावर है उसका कंसंट्रेशन इन फ्यू हैंड्स हो जाए। अब जैसे बड़े इंडस्ट्रीज तो हमारे कंट्री में क्या अंबानी, अडानी, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा ऐसे लोग हैं, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को देखेंगे तो बहुत लोग हैं, मतलब आप छोटी सी इंडस्ट्री अपने गली मोहल्ले में भी डाल सकते हैं। ठीक, जैसे आटा पीसने की चक्की, इट इज ऑल्सो कॉल इंडस्ट्री, हर गली में आपने देखी होगी है। रादर इट्स प्रमोट्स इक्वलिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन में इक्वलिटी को भी जनरेट करती है। इक्विटी इज फर्दर प्रोमोटेड बिकॉज ऑफ ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसमें जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे ग्रेटर इक्विटी, मतलब पर यूनिट, पर हेड ज्यादा इनकम जनरेट होती है इन एसएसआई कंपेयर्ड टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सो दिस इज द 3 पॉइंट, जो 3 अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के टिपिकल कैरेक्टरिस्ट थे वो है। यहां भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट आर द 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्ट ऑफ एसएसआई, तो ये तीनों पॉइंट आपको इसके आंसर में लिखने होंगे। नाउ कम टू द साइलेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग पीरियड 1950 टू 1990। अब हमारे जो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ का प्रोसेस चला, उसकी जो स्ट्रेटेजी हमारी गवर्नमेंट ने बनाई 1950 से 90 तक। अब 90 के बाद तो चेंज हो गया था, वो एलपीजी पॉलिसी आ गया था। कौन सा एलपीजी, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स गुड एंड बैड इफेक्ट। तो जो 1950 और 90 के बीच में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी था, उसके मेजर जो पॉइंट क्या थे और गुड और बैड इफेक्ट। लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल फीचर ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड 1950 वर एज फॉलो। फर्स्ट, पब्लिक एंटरप्राइज वर टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर था उसका रोल मेन था। पब्लिक एंटरप्राइज जो था, मतलब गवर्नमेंट का रोल इसमें मेजर रहा। सेकंड, प्राइवेट एंटरप्राइज वर टू प्ले ओनली सेकेंडरी रोल, प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ सेकेंडरी रोल दिया गया, मतलब उनको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करके काम करना पड़ता था, लाइसेंस लेके काम करना पड़ता था, प्रोडक्शन लिमिट थी, और लाइसेंस सिर्फ बैकवर्ड एरिया के लिए आसानी से मिलता था। ये सारी बातें हमने चैप्टर में कवर की हैं। रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दैट टू अंडर परमिट लाइसेंस राज। It was a system under which private entrepreneurs were to obtain a license। तो इसके अंडर में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, और लाइसेंस बैकवर्ड रीजन के लिए आसानी से मिलता था, क्योंकि गवर्नमेंट बैकवर्ड रीजन को डेवलप बनाना चाहती थी फॉर देयर इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट, एंड इन मोस्ट केसेस वर टू प्रोड्यूस गुड्स विद इन द लीगली प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। और यहां भी प्रोडक्शन लाइसेंस मिलने के बाद भी जो लीगली प्रिस्क्राइब्ड लिमिट थी उतना ही प्रोडक्शन प्रोड्यूसर कर सकते थे। थर्ड पॉइंट है, ये मेजर पॉइंट है इसके, प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। और जो हमारा 1950 से 1990 तक जो रहा वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोसेस रहा। तो इसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी भी बोल दिया जाता है कई बार, या फिर इसका एक और नाम है इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। क्या नाम है? इनवर्ड, WARD, इनवर्ड लुकिंग। ये मैंने लिख दिया, ये भी याद रखें, स्टार्टिंग में मैं नहीं बता पाया।
तो जो 1956 से 1990 तक या 1947 से 1950 तक हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रहा, ये जो प्रोडक्शन का जो भी हमारे पास इंडस्ट्री पॉलिसी रेजुलेशन था, ये इनवर्ड लुकिंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, implying that the production of such goods was to be accorded a high priority which were imported from rest of the world। तो इस पॉलिसी में क्या किया गया कि उन चीज़ों का प्रोडक्शन हमारे देश में होगा जिनकी हाई प्रायोरिटी पे इंपोर्ट किया जाता था, मतलब अदर कंट्री से इनका इंपोर्ट रोकने के लिए उनको हमारे कंट्री में ही प्रोड्यूस किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जैसे आपको बाजार से मिठाई नहीं लानी तो घर पे बना लो, इट इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बाजार का समोसा नहीं खा सकते ड्यू टू कोरोना, ये ड्यू टू अदर रीजन, हाइजीनिक रीजन जो है, तो आप घर पे समोसा बना ले, इट इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। The idea was to achieve self-reliance as well as to economize the use of foreign exchange। तो इसको सेल्फ रिलायंस वाली बात भी बोलते हैं, आत्मनिर्भर। तो आजकल अपने पास आत्मनिर्भरता के बारे में बहुत है, मोदी जी ने हमको बोला है, या फिर एक गाना टीवी पे चल रहा है, आत्मनिर्भर हम वंदे मातरम। तो वो आत्मनिर्भरता, गांधी जी ने भी स्वदेशी आंदोलन चला के हमको यही पाठ पढ़ाया था। और दूसरा इसमें कि फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारे पास, उसको इकोनोमाइज मतलब सही तरीके से खर्च करना, कि अगर बहुत ही कंपलसरी है देन वी कैन इंपोर्ट, और हम हमारे फॉरेन एक्सचेंज को खर्च करेंगे। अभी अंडर लॉकडाउन, अंडर कोरोना गया, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी बढ़ गया है, क्योंकि अब हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया, इंपोर्ट बहुत कम किए मोदी गवर्नमेंट ने। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 4, एज फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वॉज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। यहाँ हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, इसको फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन भी दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट को ये था कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या है, ये क्लोज हो जाएंगी अगर डायरेक्ट हमने इनको कंपटीशन में लाके खड़ा कर दिया फॉरेन कंपनी के। क्योंकि जैसे मैनचेस्टर से जो क्लोथ आता था उससे हमारा टोटल हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया था उनके कंपटीशन से। तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नंबर 1, हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स। जो अदर कंट्री से इंपोर्ट होते थे उस पर काफ़ी टैक्स लगा दिया जाता था, हैवी ड्यूटी, ताकि वो जो फॉरेन प्रोडक्ट है वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में आते आते काफ़ी महंगा हो जाए, और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के जो सामान है, गुड सर्विसेज, वो सस्ती हों, ताकि डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट की डिमांड हमारे कंट्री में बनी रहे, वो डिस्ट्रॉय ना हो। सेकेंड है फिक्सेशन ऑफ इंपोर्ट क्वेटास। इंपोर्ट क्वेटास फिक्स किए गए कि अगर आपको किसी चीज़ का इंपोर्ट करना है तो वो फिक्स क्वेटा होगा, उससे ज़्यादा इंपोर्ट आप नहीं करेंगे। इट वॉज रियलाइज दैट प्रोटेक्शन वुड फोस्टर द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। और ऐसा माना गया कि जब इंपोर्ट क्वेटा फिक्स कर दिया जाएगा तो इससे हमारे जो प्रोटेक्शन मिलेगा, फोस्टर द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को आगे बढ़ने का, डेवलप होने का मौका मिलेगा। तो ये पॉइंट भी इसका एक मेन पॉइंट है जो हमें याद रखना है। नेक्स्ट 5th पॉइंट, large scale industry was to be developed with a view of building an infrastructure base in the country। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को जो डेवलप करना जरूरी था हमारे देश में, उसका एक बड़ा रीजन था इन ऑर्डर टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर बेस, कि जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री डेवलप होती है तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेस है कंट्री का, ये तैयार हो जाता है। 6th पॉइंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वॉज टू बी डेवलप्ड विद द व्यू टू अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। ये भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ गवर्नमेंट ने ये भी ध्यान रखा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी डेवलप करना है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जरिए एम्प्लॉयमेंट जो है इजीली जनरेट होता है और इक्विटी, ये दोनों। तो दीज आर द 6 पॉइंट जो हमारे पास साइलेंट फीचर थे स्ट्रेटेजिक ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग 1950 to 90। अब इसके गुड और बैड इफेक्ट जो है हमको पढ़ना है। देन गुड इफेक्ट्स ऑफ दिस, मतलब 1950 से 1990 तक जो भी पॉलिसी रही उसके, दिस स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यील्डिंग द फॉलोइंग गुड इफेक्ट्स। इसके गुड इफेक्ट थे, नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट अ बिग पुश, कि इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बड़ा पुश मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला। इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज, एक महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ी। देयर वॉज अबाउट 6% एनुअल इंक्रीज इन आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 to 1990 तक। सेकेंड इसका जो गुड इफेक्ट था, देयर वॉज अ मार्क्ड डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, द देन सनराइज इंडस्ट्रीज, मतलब जो मार्क डाइवर्सिफिकेशन था, मतलब हमारे यहाँ इसी टाइम में 1950 से 1990 तक
अलग अलग तरीके की डाइवर्स इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई। देन सनराइज इंडस्ट्री, जिसको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को बोला जाता है, पर्टिकुलर मार्ड इन इमरजेंस इन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी हमारे देश में इस्टेब्लिश की गई इसी टाइम में। थर्ड पॉइंट, ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लाइक राउकेला एंड भिलाई स्टाइल प्लांट प्रोजेक्टेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट। ऐसे बड़े प्लांट भी हमारे कंट्री में यहाँ इसी ड्यूरेशन में स्टैब्लिश हुए, जिनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बोला जाता है। ठीक, तो ये भी गुड इफेक्ट में आता है। प्रोजेक्टेड एन इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट इन द इंडियन इकोनॉमी, द इंडियन इकोनॉमी शोड इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ताकि हमारे कंट्री में लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगे। नेक्स्ट फोर्थ जो गुड इफेक्ट था, ग्रोथ ऑफ एसएसआई मेड अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। और एसएसआई को डेवलप किया गया अगेन कि ऑब्जेक्टिव ग्रोथ और सोशल जस्टिस को कंप्लीट करने के लिए, तो ये भी इसका एक गुड इफेक्ट था। ब्रीफली हम इसको बोल सकते हैं, द ओवरऑल ग्रोथ पैटर्न इन द इकोनॉमी शोड अ मार्क्ड थ्रस्ट ऑन सोशलिस्ट पैटर्न। ये सोशलिस्ट पैटर्न पे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ी। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एंड सेल्फ रिलायंस, तो ये हमारे 5 ईयर प्लान्स के जो मेन गोल थे, इनको अचीव करने के लिए इमर्ज एज द की पैरामीटर ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के की पैरामीटर साबित हुए आगे जाके। तो ये आपने गुड इफेक्ट्स को यहां पढ़ लिया है। द बैड इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी था, जो आफ्टर 1950 अडॉप्ट किया गया, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन था, उसके अंडर में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रोथ जो स्ट्रेटेजी बनाई गई, देन व्हाट वाज द बैड इफेक्ट? Then bad effect, it is the last of the chapter. Bad effect were the significant as good effect. These are under, जो good effect का जितना महत्व रहा उतना ही यहाँ bad effect का भी रहा, तो bad effect पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट, पब्लिक सेक्टर मोनोपोलिस ग्रेजुअली टर्न्ड आउट टू बी ए डेड सोशल वेट। जो पब्लिक सेक्टर मोनोपोलिस था, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे बाद में जाके ये डेड सोशल वेटेज हो गया। इसका रीजन क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को क्यों लिया गया था? क्योंकि इससे सोशल वेलफेयर बढ़ सके। बट स्टार्टिंग में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को शॉर्ट फॉर्म में पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोला जाता है। तो बाद में क्या हुआ, इसकी एफिशिएंसी कम हुई क्योंकि करप्शन बढ़ गया। आज भी आप देखते हैं जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, चाहे वेदर इट इज अ बैंक या रेलवे चलेंगे, तो रेलवे में लोग बिना टिकट के जाते हैं, उसका कोई केयर नहीं है। द कंडीशन ऑफ all the government department is not better than the private sector. That is why it is the main reason of the privatization. तो आफ्टर इंडिपेंडेंट क्या हो, पहले तो पब्लिक सेक्टर ने बहुत अच्छा काम चालू किया, ग्रेजुअली इट टर्न आउट टू बी अ डेड सोशल वेट, मतलब सोशल वेटेज इसमें बिल्कुल खत्म हो गया। इनएफिशिएंसी इसकी सामने आई, करप्शन, लीकेज एंड प्लिफरेज इमर्ज एज देयर प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक, ये इसका मेन फीचर बन गया। बाय इनकरिंग ह्यूज लॉसेस, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लॉस होने लगे। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज लेड टू द इनएफिशिएंट यूज ऑफ द स्कार्स नेशनल रिसोर्स, और ये इनएफिशिएंट हो गए टोटली। सो इट इज द बैड इफेक्ट। अगर पीएसयू अच्छा काम करता है, इनमें कहीं करप्शन, इनएफिशिएंसी नहीं आती है, तो ये बहुत बढ़िया रहता है। ये हो सकता है जो पॉलिसी अडॉप्ट हुआ आफ्टर 1956 में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन अंडर पब्लिक सेक्टर, बहुत अच्छी ग्रोथ होती, बट वो टारगेट अचीव नहीं हो पाए ड्यू टू करप्शन, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का वही हाल है जो आज है। नंबर सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब इसमें दूसरा जो एक फीचर था कि इन्होंने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो प्रोटेक्शन दिया, स्टिमुलेटेड इट ग्रोथ, इसकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोक दिया। अब प्रोटेक्शन देने के लिए फॉरेन जो कंपनी थी उनसे कंपटीशन को अवॉइड कराया, उन पे हैवी ड्यूटी टैक्स लगा करके उनके प्रोडक्ट को महंगा किया गया। सो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज थी, दे आर एश्योर्ड दैट कि उनका माल तो बिकेगा ही क्योंकि वो सस्ता है। दे नेवर थिंक टू compete विद द फॉरेन कंपनीज इन क्वालिटीज, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को कभी भी बेटर बनाने की कोशिश नहीं की, बट इट फेल टू अचीव द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी।
तो इंटरनेशनल क्वालिटी आज भी आप देखते हैं कोई विदेशी कंपनी आती है तो उनमें क्वालिटी अच्छी होती है। तो हमारी कंपनी ने अगर स्टार्टिंग से इनको कंपटीशन दिया होता तो आज हमारे कंट्री के ऐसी चीज़ें अदर कंट्री में अब्रोड हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। लैक ऑफ द कंपटीशन प्रमोटेड द डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर टू फोकस अपॉन मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द मार्केट। अब जो डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर थे उनको लगा कि ये इंडियन मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट पे तो हमारा मोनोपोली कंट्रोल है कि अगर कोई फॉरेन कंपनीज आती है तो उस पर इतना टैक्स लगा दिया जाता है कि वो कहीं ना कहीं महंगा हो जाता है, और उन पे प्रोडक्शन में जो लिमिट भी जरूर थी, ये उनका जो इंपोर्ट लिमिट भी थी कहीं ना कहीं। ग्रोथ थ्रू द कंपटीशन एंड द डाइवर्सिफिकेशन वाज कन्वीनियंटली अवॉइडेड। तो यहाँ हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने एक तो कंपटीशन को अवॉइड किया, डाइवर्सिफिकेशन और कन्वीनियंटली अवॉइडेड, ये डायरेक्ट अवॉइड होते रहे। सो इट वाज द बैड इफेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया। द थर्ड बैड इम्पैक्ट सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत बड़ी कमी रही, बहुत बड़ा बैड इफेक्ट था। गवर्नमेंट ने सोचा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने से जो फॉरेन एक्सचेंज है ये हमारा बढ़ जाएगा, बट ये नहीं हो पाया। 1990 आते आते काफ़ी कंडीशन जो था फॉरेन एक्सचेंज के मामले में बहुत ख़राब हो गया। दैट इज़ वाई वी नीड टू चेंज अवर माइंड आफ्टर 1990 कंप्लीटली। हमको जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को रिमूव करना पड़ा, लाइसेंसिंग सिस्टम को रिमूव करना पड़ा, और प्राइवेट सेक्टर को हमको इनवाइट करना पड़ा। कंप्लीटली प्राइवेटाइजेशन पे हम आज आ चुके हैं। आज जो प्राइवेटाइजेशन है वो सभी कंपनीज का हो चुका है, बट इसमें 3 सेक्टर पड़ते हैं। एटॉमिक एनर्जी छोड़ दो आप, डिफेंस का मामला छोड़ दो आप, ठीक, ऐसे जो मामले बचे, और एक एटॉमिक एनर्जी हो गया, डिफेंस वाला मामला हो गया, एक रेलवे, इसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। तो इसको पढ़ते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जनरेटिंग इट्स थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन। मतलब एक्सपोर्ट का तो प्रमोशन और इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन करो। जिन चीजों का आप इंपोर्ट करते थे उनको आप अपने कंट्री में बनाने का सोचो। प्रूव टू बी एन इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। ये इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट साबित हुआ। अवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टार्टेड श्रिंकिंग, और धीरे धीरे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था उसका रिजर्व कम होने लगा। एंड बाय द एंड ऑफ 1990 दीज स्टॉक रीच्ड देयर बॉटम, और ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था अपने ऑल टाइम लो पे चला गया। सो मच सो दैट वी हैड अ प्लेज आवर गोल्ड रिजर्व विद द वर्ल्ड बैंक टू स्लेवेज आवर बोरोइंग। यहां तक कंडीशन आ गई कि इंडिया को अपना जो गोल्ड था वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रख के लोन लेना पड़ा फॉरेन एक्सचेंज के लिए, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास मुश्किल से एक वीक के पेमेंट के लिए बचा था कि जो हम इंपोर्ट करते थे उनका पेमेंट हम ज्यादा 5-6 दिन तक कर सकते थे। दैट इज वाई वी नीड टू मोर्टिगेट अवर गोल्ड टू विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक के पास, और बोरोइंग करना पड़ा। ये भी हमारा एक बड़ा पॉइंट था। तो यहां मैं बता दूं तो ऑल टाइम जो लो था बॉटम पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज 1990 में था, बट ड्यू टू कोरोना अब जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुए, जो आत्मनिर्भरता का नारा दिया है हमारी मोदी गवर्नमेंट ने, तो अभी हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जिस डे हम इसको पढ़ रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज एक बड़ा मैटर होता है। सो दीज आर द 3 पॉइंट ऑफ अवर बैड इफेक्ट जो थे इस पॉलिसी के। इसके बैड इफेक्ट के पॉइंट थे विद द पैसेज ऑफ द टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता गया, बैड इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड ओवरलोडिंग। तो बैड इफेक्ट धीरे धीरे ओवरलोड होते गए टू गुड इफेक्ट पे। तो इस पॉलिसी के जो गुड इफेक्ट थे उनका असर दिखना बहुत कम हो गया। सो मच दैट द गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू रिविजिट द एंटायर स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कि इकोनॉमिक ग्रोथ की जो स्ट्रेटेजी 1950 के बाद बनाई गई थी उसको कंप्लीटली रिविजिट किया, और 1990 आते आते इस पॉलिसी को कंप्लीटली चेंज किया। और 1990 के बाद जो हम पॉलिसी पढ़ेंगे ये एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट किया गवर्नमेंट ने। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो इसको अपकमिंग चैप्टर में हम कवर करेंगे। और जो न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी वो एलपीजी पॉलिसी थी, हमको 1990 के बाद अडॉप्ट करनी पड़ी। तो दीज आर द मेन फीचर ऑफ आईपीआर 1956
जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की पॉलिसी अडॉप्ट किया गया उसके गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट बढ़े. नाउ यू हैव सम इम्पोर्टेंट नोट्स जो है शॉर्ट नोट्स हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं. स्क्रीन को पॉज करके आप कभी भी इनको रीड कर सकते हैं. जो अभी पढ़ा उसका शॉर्ट वर्जन है ये अपने पास. यू कैन मेक योर पर्सनल नोट्स. This is the end of this chapter. Hope you are enjoying. You can ask your problem anytime. Welcome always.